नागपुर नाम के जंगल में 3 चोर थे, जाबाज, कालू और टिल्लू। ये बहुत शातिर चोर थे और जंगल के सेठ लोगों के यहाँ से बोरिया भरकर पैसे चुराते थे। लेकिन उनसे भी इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर पीलू उन्हें पकड़ लेती है और उनकी पिटाई कर देती है। जेल से छूटने के बाद वो तीनों एक जगह मिलते हैं। जाबाज कहता है, दोस्तों, ये इंस्पेक्टर पीलू बहुत ही खतरनाक है। वो बहुत एडवांस तरीके से काम करती है और हम जैसे चोर की अच्छे से कुटाई भी कर देती है। तो कालू कहता है, अब हमें भी थोड़ा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। तो टिल्लू बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो उड़ने वाला कैमरा चलाता है। हम पीलू के सामने ही चोरी कर लेंगे और उसके हाथ भी नहीं लगेंगे। तो जाबाज कहता है, बहुत अच्छा टिल्लू, अपने दोस्त को बुलाओ। फिर टिल्लू का दोस्त आकर उन्हें उड़ने वाला कैमरा ऑपरेट करना सिखा देता है। फिर तीनों घर में डाका डालते हैं और ड्रोन में बांधकर उसे दूसरे तरफ भेज देते थे। पुलिस के सिर के ऊपर से ड्रोन से चोरी हो जाती थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो तीनों चोरों को सड़क में ही देख रही है, लेकिन चोरियां लगातार हो रहे हैं। मुझे तो अभी अभी इन तीनों पर ही चोरी का शक है। जरूर ये चोरियां कर रहे हैं, लेकिन कैसे? मुझे इन पर जमीन के साथ साथ आसमान में भी नजर रखनी होगी। फिर एक बार जब कड़क सेठ के घर चोरी होती है और पीलू उसके घर की तरफ जाती रहती है, तो वो आसमान की तरफ भी देखती है और उसे एक उड़ने वाला कैमरा दिखाई देता है। अब मैं इन शातिर चोरों को सबक सिखाऊंगी। अपने कांस्टेबल के साथ पीलू एक प्लान बनाती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। अब उन तीनों की खैर नहीं। एक अमीर सेठ का घर खाली था। वो सभी शादी में बाहर गए थे। तीनों चोर उसके घर में चोरी किए और ड्रोन से पैसे उड़ाने लगे। देखो पीलू मैडम कितनी बेवकूफ है। तो कालू कहता है, कंगाल कर देंगे और पुलिस देखती रहेगी। तो टिल्लू बोलता है, बहुत होशियार बन रही थी पीलू, हमारी कमर तोड़ दी पिटाई कर करके। ड्रोन हवा में उड़ रहा था। तभी वहाँ पर पीलू और उसके 2 और कांस्टेबल पतंग में उड़कर उस ड्रोन को गिरा देते हैं। ये देखकर जाबाज, टिल्लू और कालू चौंक जाते हैं। अब मैं तुम तीनों पर मुसीबत बनकर गिरूंगी, ऐसे पीलू कहती है। फिर पीलू उस लूट के पैकेट को उन तीनों पर फेंक देती है और वो जैसे ही उसे कैच करते हैं, पीलू और उसके कांस्टेबल उन्हें पकड़ लेते हैं। लो, पकड़े गए ना। आखिर नकल में भी अकल चाहिए, जो मेरे पास तुमसे ज्यादा है। इस तरह से पीलू उन चोरों से जंगल को निजात दिलाती है। भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक छोटी सी पिज्जा बनाने की दुकान चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनाया करती थी और उसी से पिज्जा बनाती थी। पीलू पिज्जा में ताज़ी चीज और ताज़ी सब्जियां भी डाला करती थी। पिज्जा बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। उसके हाथ की ताज़ा ब्रेड और उसका बना पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता था, जिसकी वजह से उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सभी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। उसकी दुकान के सामने कालू कौवे का भी बेकरी की दुकान थी। वो पीलू से बहुत जलता था और एक दिन उसने अपनी दुकान में एक इंटरनेशनल ब्रांड का रेडीमेड पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। कालू की दुकान अब बड़ी हो गई थी, जिससे पीलू की दुकान में अब लोग कम आने लगे। पीलू को घाटा होने लगा। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मैं अपनी दुकान चलाती थी। घर में पिज्जा ब्रेड बनाती थी, घर में चीज बनाती थी और सब्जियां उगाकर पिज्जा में डालती थी। अब मेरा क्या होगा? एक दिन पीलू को दूध सप्लाई करने वाला हरिया तोता पीलू के पास पहुंचता है। अरे पीलू बहन,
क्या बात है, आप आजकल दूध का नया ऑर्डर नहीं कर रही हो? पहले तो इस मौसम में 10-10 लीटर दूध मंगवाती थी। तो पीलू कहती है, क्या बताऊं हरिया काका, कालू की बड़ी दुकान के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी पिज्जा की दुकान बंद करने की सोच रही हूँ, कहीं और जाकर शहर में नौकरी कर लूंगी। तो हरिया कहता है, अरे ऐसी बातें मत करो बहन, कोई हमें कंपटीशन देगा तो हमें भी उसे कंपटीशन देना ही होगा। ऐसे हार मत मानो, ऐसे तो बहुत बार जिंदगी में परेशानियाँ आएंगी और तुम हार मानकर कहाँ भागोगी। तो पीलू कहती है, आप ठीक कह रहे हैं काका, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कालू का सामना नहीं कर सकती। जल्दी ही मेरा इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे उधार लेना पड़ जाएगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तो हरिया कहता है, तुम इतना मत सोचो पीलू, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि यूरोप से एक नया चिकन आया है, पिंकी चिकन। पिंकी चिकन से बनी हुई चीजें दिखने में पूरी तरह से पिंक होती है और उसमें जरूरी विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं। अगर तुम उसका पिज्जा बनाओ तो मैं तुम्हें कम दाम में वो ला दूंगा और तुम उससे मुनाफा कमाना। पीलू तैयार हो गई और फिर हरिया उसको पिंकी चिकन लाकर देता है। यूरोप से आई पिंकी चिकन से पीलू शाम में पिज्जा टॉपिंग बनाती है। पीलू उसको हरिया को खिलाकर उससे पूछती है, हरिया काका, ये पिंक पिज्जा है, तुम जरा इन्हें टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो हरिया कहता है, वाह बहन, ये तो लाजवाब पिंक पिज्जा है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाया। और फिर पीलू अपनी दुकान में पिंक पिज्जा बेचने लगी। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जल्दी ही पूरे पिंक पिज्जा बिक गए। इसके बाद आए दिन उसको हरिया पिंक चिकन सप्लाई करने लगा। पीलू अपने पिंक पिज्जा को बहुत कम दाम में बेचती थी। इसी वजह से कालू कव्वी की इंटरनेशनल ब्रांड की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के पिंक पिज्जा को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके पिज्जास को बड़ी बड़ी शादी और पार्टी में ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन पीलू ने कभी उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके पिंक पिज्जा को खा सकते थे। एक दिन फोर्ड चैनल वाले उसकी दुकान में वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। इससे पीलू और भी प्रसिद्ध होने लगी। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया,
आज मुखिया खेत पर आए थे। उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की? अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, टिल्लू तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है? पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उगाते हैं। वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। नाम के एक छोटा सा गांव था। वहाँ के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू एक सेठ के घर काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। पीलू और बबलू भोलेनाथ शिव जी की भक्त थे। शिव जी की पूजा वो लोग नियम से करते थे। पीलू अपने खाली समय में हाथ से लोगों के कपड़े कढ़ाई करती थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसके पास कढ़ाई करने की मशीन नहीं थी। बबली एक दिन पीलू को कहती है, पीलू तुम बहुत सुंदर कढ़ाई करती हो, कितना कमा लेती हो? तो पीलू बोलती है, बबली बहन शिव जी की कृपा से कमाई हो जाती है, लेकिन मेरे पास अगर मशीन हो तो ज्यादा मुनाफा होगा। मैं तो कहूँगी कि तुम कढ़ाई करने की एक मशीन खरीद लो। भोलेनाथ चाहेंगे तो मशीन क्या फैक्ट्री ही हो जाएगी। रात में काम करके बबलू घर आता है तो बबलू को पीलू कहती है, बबलू जी मुझे पैसे दीजिए, कल किराना लाना है। आज तो पैसे नहीं मिले पीलू, सेठ जी बोले हैं कल पैसे दे देंगे। अब इतने बड़े आदमी से मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। ठीक है जी, लेकिन भोलेनाथ के अभिषेक के लिए सामान भी लाना है, सेठ से कैसे भी करके पैसे ले लीजिए। हाँ कह कर देखूंगा, भोलेनाथ ने चाहा तो हम भी कभी दूसरों को काम में रखेंगे और उन्हें इज्जत के साथ टाइम पर सैलरी दिया करेंगे। सेठ जी के यहाँ तो सब मन मर्जी से होता है। जी हम जरूर अपने सपने पूरे करेंगे, भोलेनाथ पर भरोसा है मुझे। अगले दिन जब बबलू काम के लिए पहुँचता है तो कड़क सेठ
उसे कहता है, बबलू, मैं विदेश जा रहा हूँ, अब तुम कहीं और काम देख लो और ये लो तुम्हारी पैसे। लेकिन सेठ जी, आप अचानक से विदेश जा रहे हैं, अब इतनी जल्दी कौन काम देगा? ये पैसे तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे। तो कड़क कहता है, देखो, मैं जितना कर सकता था तुम्हारे लिए उतना किया। तुम मेहनती हो, तुम्हें काम मिल जाएगा। बबलू काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। बबलू वहाँ से दुखी होकर वापस घर आता है और पीलू से सब बात कहता है। भोलेनाथ, हमारी रक्षा करना। लेकिन और कुछ दिनों बाद भी बबलू को कोई काम नहीं मिलता है और उसके पास के पैसे खत्म हो जाते हैं। अब मकान मालिक और किराने वाले उसको पैसे के लिए तंग करने लगते हैं। हे शिव शंभू, ये क्या हो रहा है? मेरा कोई भी काम क्यों नहीं बन पा रहा है? तो पीलू कहती है, मैं अपने गहने बेच देती हूँ, उससे हम कुछ काम शुरू कर लेंगे। नहीं पीलू, ये शिव जी की कृपा के कारण ही मैं तुम्हें दिला पाया था। तो फिर हम क्या करें? घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दोनों पति पत्नी उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ एक साधु आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये लीजिए साधु बाबा, हमारे घर में एक ही रोटी है। हमें माफ कीजिएगा, हमारे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो साधु कहते हैं, तुम दोनों शिव भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुम्हारी दरिया दिली से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाए। मैं तुम्हें एक विद्या दूंगा, उससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बबलू कहता है, कैसी विद्या बाबा जी? बबलू, मैं तुम्हें पत्थर से फैक्ट्री बनाना सिखा दूंगा, जिससे तुम लोगों के लिए किफायती दामों में मजबूत पत्थर की फैक्ट्री बना देना। लेकिन बाबा जी, हम फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बेटी, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। अगली सुबह से बबलू एक हफ्ते तक जंगल जाकर साधु बाबा से पत्थर का फैक्ट्री बनाना सीखता है। अलग अलग तरह के पत्थर लाना, उन्हें जोड़ना और उनको अपने औजारों से आकार देना होता है। फिर सभी अलग अलग साइज के पत्थरों को वो खास चूने की घोल से जोड़ता है और उसे एक बिल्डिंग का आकार देने लगता है और 2 ही दिनों में वो एक फैक्ट्री तैयार कर लेता है। साधु बाबा, आपकी दया से मैं पत्थर की फैक्ट्री बना पाया हूँ। आप नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। हाँ बाबा जी, आपकी बहुत दया है हम पर। तभी बाबा शिव जी का रूप धारण कर लेते हैं। प्रभु, आप महादेव भोलेनाथ, शिव शंभो, जय हो आपकी। तो शिव जी कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग बहुत सीधे साधे हो और सच्चे मेहनती हो। मेरी कृपा तुम दोनों पर हमेशा रहेगी। तो बबलू कहता है, हे भोले बाबा, आपकी हम बहुत अच्छे से सेवा करते रहेंगे, यही आशीर्वाद दीजिए। आपका हम अभिषेक करते रहें और आपकी भक्ति में लगे रहें। जय हो शिव शंभू आपकी। अब तुम अपना पत्थर की फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दो। पीलू बबलू शिव जी के दर्शन पाकर खुश हो जाते हैं। फिर बबलू पत्थर की फैक्ट्री को बना बना कर बेचने लगता है। ऐसी पत्थर की फैक्ट्री को किसी ने नहीं देखा होगा। बबलू, तुम तो बहुत ही होनहार हो। मेरी फैक्ट्री ऐसे ही तैयार करना। जाबाज की बात सुनकर कालू बोलता है, मेरी भी फैक्ट्री तुम इतने बना दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तुम्हें एडवांस भी दे दूंगा। और ऐसे ही बबलू और पीलू मेहनत करके लोगों के लिए उनकी फैक्ट्रीज तैयार करने लगते हैं और मुनाफा कमाते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं और गरीबों को प्रसाद देते हैं। बबलू जी, शिव शंभू जी की कृपा से तो हमारी पूरी तकलीफ ही दूर हो गई है। हाँ पीलू, भोलेनाथ शिव शंभू की भक्ति करते रहना है और जीवन में मेहनत भी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से तरक्की करते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।
बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस की एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है।
इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कलका नगर के गांव के जंगल में पीलू देवी काली की भक्ति करती थी। वो हर दिन काली देवी को भोग और फूल अर्पित करती थी और आरती और अगरबत्ती से पूजा करती थी। पीलू नाव चलाकर घर का खर्चा निकालती थी। पीलू के बूढ़े माँ बाप उसके साथ रहते थे। हे काली माँ, आप ही मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसे अच्छा पति मिले, ये खुश रहे। इसकी तो नाव भी अब पुरानी हो गई है, मुझे बहुत चिंता रहती है इसकी। अगले दिन पीलू नदी में जाती है और तभी उसको जाबाज मिलता है। वो वहाँ का गुंडा था। पीलू, अब से तू यहाँ नाव नहीं चलाएगी, ये मेरा इलाका है। नदी किसी का इलाका नहीं होता जाबाज जी। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप है, मुझे उनके लिए कमाना है। तू मुझसे अकड़ दिखाएगी तो तेरी खैर नहीं, कल से दिखना नहीं मुझे। पीलू ये बात जाकर काली देवी के सामने कह देती है और वो दूसरे दिन भी अपनी नाव लेकर काम पर जाती है। और पीलू पूरे दिन नाव से काम करके शाम में पैसे लेकर घर जाती है। दूर से जाबाज उसको देख लेता है। ये पिद्दी चिड़िया पीलू, इसकी बहुत हिम्मत है मेरे सामने अकड़ दिखाने की। इसको तो मैं अच्छे से मजा चखाऊंगा। पीलू को रास्ते में जाबाज के गुंडे घेर लेते हैं और उससे पैसे छीन लेते हैं। हे माँ काली, ये क्या हो गया मेरे मेहनत की कमाई? ये तो गुंडे छीन कर ले गए। मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए खाना और दवाई कहाँ से लाऊंगी? पीलू रोते रोते देवी के सामने सारी बात रखती है। अगले दिन पीलू फिर से काम में जाती है। जब वो लौट रही थी तब जाबाज उसको फिर से घेर लेता है। तुझे तेरी माँ पिताजी के साथ जंगल से बाहर भेज दूंगा पीलू, अब पूरे पैसे निकाल। नहीं, मैं तुझ जैसे गुंडों से डरने वाली नहीं हूँ। मेरी माँ काली मेरी रक्षा करेगी। लेकिन जाबाज नहीं रुकता और उससे पैसे छीन लेता है और उसकी पुरानी नाव भी तोड़ देता है। पीलू रोने लगती है और रोते रोते काली के मंदिर जाती है। माँ काली, मुझसे जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन इसकी सजा मेरे माता पिता को नहीं दीजिए। काली माँ प्रकट होती है। बेटी, तूने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तेरे साथ हुए अन्याय को जानती हूँ। अब तेरा कल्याण करने के लिए समय आ गया है। मैं तुझे एक ऐसी नाव भेंट दूंगी जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। काली देवी पीलू के लिए एक पैडल वाली नाव प्रकट कर देती है। अब तू निडर हो, मैं तेरी रक्षा के लिए आऊंगी। माँ, तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारी भक्ति से कभी नहीं भटकूं। मेरा आशीर्वाद है बेटी। और फिर वहाँ से देवी अंतर्ध्यान हो जाती है और पीलू घर आकर सारी बात अपने माता पिता से कहती है। उसके माता पिता सुनकर हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। वाह पीलू, ये पेडल वाली नाव कहाँ से लाई हो? ऐसी नाव तो पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास ही होगी। ये देवी माँ काली का आशीर्वाद है हरिया काका। लेकिन बेटी, जाबाज तुझे इसका नुकसान न पहुँचा दे। जाबाज को काली माँ देख लेगी। वाह, ये नाव तो मुझे पसंद आ गई है। अब मैं ये नाव अपने कब्जे में कर लूँगा। जाबाज और उसके आदमी नाव की तरफ बढ़ते हैं। तभी वो लोग अचानक जमीन में पटकनी खाने लगते हैं, जैसे उन्हें कोई फाड़ कर पीट रहा हो। ये क्या हो रहा है? देवी काली वहाँ प्रकट होती है। मेरी भक्त को सताता है अधर्मी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। काली देवी उन्हें जंगल के बाहर फेंक देती है। जय माँ काली, जय जय माँ काली। और उसके माता पिता देवी के आशीर्वाद से सुखी हो जाते हैं। पीलू को अच्छे से लड़के से शादी हो जाती है। अब काली देवी की भक्ति करते हुए पीलू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो साधुपुर नाम के गांव में सिंदूर नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देता था।
कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। वह घर जमाई बन गया। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, मैं अभी तक अच्छे से कारोबार चलाता आया हूँ। अब तुम्हें इन सब को कारोबार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार चलाना है। सिंदूर ने अपनी ससुर की बातों को कबूल किया। सिंदूर इसके बाद अपनी पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो वह सिंदूर को बोले, तुम्हें दिन भर में जो चाहिए एक बार में क्यों नहीं बोल देते? तो सिंदूर उदासी से कहता है, मैं तो एक साथ बोलता हूँ, लेकिन वो कम पड़ जाता है। सिंदूर के ससुर ने इसके बाद पकाया हुआ खाना कहाँ जाता है इसकी पता लगाने के लिए रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सिंदूर की मांग के अनुसार ज्यादा खाना बनता और वह पूरा न खाने की वजह से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। एक दिन उन्होंने सिंदूर को बुलाकर कहा, हमारे पहले वाले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगे? सिंदूर भी अपने ससुर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपने नौकर की बस्ती में जाकर सिंदूर के ससुर ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आता हूँ। इसके बाद सिंदूर वहीं खड़ा रहा। सिंदूर ने एक घर के अंदर झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे डिब्बे बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सिंदूर को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसके ससुर आए और उसको अपनी नौकर के घर लेकर गए। नौकर के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सिंदूर के ससुर ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकर ने कहा, ये घर से बचा हुआ भोजन लेकर खाया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था। उसको खा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है। यह कहकर वह रोने लगा। कुछ देर के बाद सिंदूर और उसके ससुर अपने घर आ गए। घर आने पर सिंदूर अपनी ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। जब उसकी ससुर ने कारण पूछा तो सिंदूर कहता है, मैं खाने को कितना बर्बाद करता था और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अब के बाद मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूँगा। सिंदूर को खाने की कीमत महसूस होने पर उसके ससुर खुश हो जाते हैं और सिंदूर ससुर से कहता है, हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से हर दिन अन्नदान का बीड़ा उठाता हूँ। कहते हुए प्रसन्नता से अपने घर के पास के मंदिर जाके अन्नदान पे जुट जाता है।